मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष जैन, केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्टेप अप जे, करेंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके हमने अब तक टोटल 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन ऑन गोइंग फ्रॉम अक्रॉस द पीरियड क्या आता है, फ्रॉम डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन कैसा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट रेडियस, एटॉमिक रेडियस, किसी भी एटम का रेडियस को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हमने 3 में डिवाइड किया था। अगर आप ये मेरे बिना बताए वीडियो को पॉज करके जो जो हमने पढ़ा था उसको कमेंट में लिखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, और नो डाउट अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी होगी। उसके बाद जब आप खुद सोच के कमेंट में लिखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, हमने एटॉमिक रेडियस को 3 में डिवाइड किया था, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड द लास्ट वन वंडरवॉल रेडियस। कोवेलेंट मेटेलिक रेडियस हमने कवर कर लिया था और आज हम वंडरवॉल रेडियस कवर करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ठीक है, तो आज हम देखेंगे वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ एटॉमिक रेडियस क्या होता है। जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होती है, जहाँ पे 95% इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ तक एक स्फीयर बनता है एटम का। एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स। उसके बाहर सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं। बाउंड क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है। अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से या फिर हम कहें न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। तो उसी के रेडियस को, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सब सेल है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 95% है, वहाँ तक जो रेडियस होगा उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस हम किस तरीके से नापते हैं? हमने इसको 3 में डिवाइड करा था। वन इज कोवेलेंट रेडियस, वन इज मेटेलिक रेडियस, एंड वंडरवॉल रेडियस। बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस से पता लग रहा है उसके नाम से कि कोवेलेंट रेडियस, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। बट द कोवेलेंट रेडियस वो मॉलिक्यूल्स का हम कैलकुलेट करते हैं, उन एटम्स का हम कैलकुलेट करते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? हेलोजन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हमारे जो ऑक्सीजन फैमिली है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनका हम कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक रेडियस उनका कैलकुलेट करते हैं जो कि मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटल्स हमारे मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। नाउ वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस जो हमारे
इनर्ट गैसेस हैं, जो हमारे इनर्ट एटम्स हैं, इनर्ट एलिमेंट है, उनका वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। सो वंडरवॉल रेडियस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। वंडरवॉल रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करने के लिए दो एटम अगर वो होमोन्यूक्लियर एटम है तो इस तरीके से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों एटम का जिनने बॉन्ड बना रखा है एक दूसरे के साथ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा उसका हाफ कर देंगे। सेम इन द केस ऑफ मेटालिक रेडियस। बट यहाँ पे वंडरवॉल रेडियस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, बल्कि हम जो दो मॉलिक्यूल होंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी मिनिमम डिस्टेंस होगा उस एलिमेंट के अंदर, कोई एलिमेंट है हमारा, ठीक है, मान लो आयरन है, तो उसमें आयरन के एटम्स होंगे। क्या आयरन के एटम्स उसके अंदर चिपके हुए होंगे, ऐसे ऐसे होंगे आयरन के एटम्स? नहीं, कभी नहीं। उसमें जो आयरन के एटम्स होंगे ना, वो स्टूडेंट्स एक मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, एक मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे। वो डिस्टेंस क्यों होगा? डिस्टेंस ड्यू टू जो बाहर हमारी शेल होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है, ये आपको पता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन की शेल है, ये भी इलेक्ट्रॉन की शेल है, तो आपस में रिपल्सन इसमें क्रिएट होगा। इतना समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं एक मिनिमम डिस्टेंस होगा ना दोनों के बीच में। यस, तो उसी मिनिमम डिस्टेंस, जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, मान लो ये मिनिमम डिस्टेंस डी है, तो हमारा वंडरवॉल रेडियस क्या हो जाएगा? तो हमारा आर वंडरवॉल हो जाएगा इज इक्वल टू d/2। इतना समझ में आया? इसमें कोई डिफिकल्टी लगी? नहीं लगी तो इसको आप नोट डाउन करिए। दिस इज वंडरवॉल रेडियस। इसके बाद हम देखेंगे कि ये रेडियस किस तरीके से वेरी करता है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। अब एक कॉमन सी बात है, अगर हम इन तीनों रेडियस को कंपेयर करें, इसके बाद एक और रेडियस है, वो हम पूरा इसको कवर करके वो पढ़ेंगे, वो आयोनिक हमारा आयोनिक रेडियस होता है। वो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत कठिन वो चीज़ नहीं है। अगर हम इन तीनों रेडियस को कंपेयर करें, किन किन रेडियस को? रेडियस कोवेलेंट, रेडियस मेटालिक एंड रेडियस वंडरवॉल। तो इन दोनों में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा? ठीक है, तो देखो सबसे छोटा रेडियस कौन सा होगा? बहुत कॉमन सेंस है, ये हमारा कोवेलेंट रेडियस, ये हमारा मेटालिक रेडियस, ये हमारा वंडरवॉल रेडियस। तो सबसे छोटा आपको इसमें कौन सा लग रहा है? नो डाउट कोवेलेंट रेडियस आपको छोटा लग रहा है, क्योंकि वो दोनों हमारे एटम है, वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। जब वो कोइंसाइड करेंगे तो नो डाउट दोनों का रेडियस कहीं ना कहीं कॉमन है, दोनों का रेडियस कुछ ना कुछ रेडियस दोनों का कॉमन है, जिससे कि जो हमारा जो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो आर कोवेलेंट सबसे छोटा होगा, आर मेटालिक उससे थोड़ा बड़ा होगा, बट आर मेटालिक छोटा होगा आर वंडरवॉल के। तो इससे हमने देखा कि वंडरवॉल रेडियस होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़े बड़े रेडियस होते हैं। इतना हमने समझ लिया। कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटे रेडियस होते हैं, बीच में हमारे मेटालिक रेडियस आते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो उसको नोट डाउन करिए। नाउ वी विल स्टडी variation of atomic size across periodic table. Variation of atomic size. Variation of atomic size. ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द ग्रुप, एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरी करेगा? तो सबसे पहले नोट डाउन करिए पॉइंट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। दिस इज जनरल थिंग। एक और बात बता रहा हूं, जैसे कि जब मैं आपको कुछ लिखवाता हूं, जैसे कि एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड घटेगा या फिर अक्रॉस द ग्रुप बढ़ेगा, तो ये जनरल है, जनरल हमारा ट्रेंड है।
बट एक्सेप्शन इसके अंदर होंगे, वो एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन एक्सेप्शन पर आ ही जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन ही हमारे, एक्सेप्शन क्यों है इसका भी रीजन है, ऐसा नहीं, कुछ कुछ केमिस्ट्री में ऐसी चीज है कि एक्सेप्शन है और उसका कोई रीजन नहीं है, वो चीज आपको याद करनी है। और 99% उस एक्सेप्शन का रीजन होता है और मैं आपको रीजन दूंगा, वरना रीजन नहीं होगा तो मैं बताऊंगा रीजन क्यों नहीं है, ठीक है। सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। हम जब पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज बच्चों डिक्रीज होगा, तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होगा। क्या ये क्लियर है आपको? ठीक है। अब क्यों डिक्रीज होगा ये पढ़ते हैं, क्यों डिक्रीज होगा ये पढ़ते हैं। तो अब फिनोमेना हमारा आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जो फिनोमेना हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जाइए जल्दी 2x पे 1.5x पे देखिए, वापस लौट के आइए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे हमारा फिनोमेना लगता है जो कि वेरी कराता है एटॉमिक साइज को, जो कि एटॉमिक साइज को वेरी कराता है। अब अक्रॉस द पीरियड हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे एटॉमिक साइज को वेरी कराएगा। जैसे कि हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास हमारी ये सब सेल्स है, मान लो ये लास्ट हमारी शेल है, ठीक है, हमारी लास्ट ये सेल है और इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है। ये सब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर नो डाउट पढ़ लिया होगा, ठीक है। नाउ नाउ अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो क्या जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? जी हाँ सर, ज्यादा होगा। अगर इस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो क्या ये रेडियस कम करके पास में आने की कोशिश करेंगे? जी सर करेंगे, ठीक है, जी सर करेंगे। सो हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा है। जैसे कि मान लीजिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 10 है, एक और एटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5 है, तो इसका हमारा जो एटॉमिक रेडियस होगा ज्यादा होगा, इसका एटॉमिक रेडियस हमारा कम होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस तरीके से हमारा एटॉमिक रेडियस को वेरी करेगा। बहुत कॉमन, बहुत ही ज्यादा बेसिक था, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, हाँ ना बोलिए, ठीक है। अब एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि जेड इफेक्टिव अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है। क्या आपको ये बात ध्यान थी तो नीचे कमेंट में लिखिए, अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड? आप ना डॉट को ना कनेक्ट करने की कोशिश किया करिए। जब जैसे ही आपने डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करी, डॉट कनेक्ट करना मीन्स जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसको रिलेट करने की कोशिश करें एक दूसरे के साथ। केमिस्ट्री को फिजिक्स के संग रिलेट करो, फिजिक्स को मैथ के संग रिलेट करो, हिंदी को इंग्लिश के संग रिलेट करो। जहां आपने रिलेट करना स्टार्ट कर दिया वहां आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। क्यों डिक्रीज करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे ठीक है ये हमें समझ में आ गया, बट आपको ये सोचना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में लिखिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अक्रॉस द पीरियड हमारा एटम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या चेंज आएगा? अक्रॉस द पीरियड हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक प्रोटॉन ऐड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करेगा, प्रोटॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज करेगा, बट शील्डिंग होगी वो फुल इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन का कुछ फ्रैक्शन उसको शील्ड करेगा, बट जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो फुल इलेक्ट्रॉन का होगा। दैट्स व्हाई अक्रॉस द पीरियड
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, तो इधर लिख लीजिए वाई, क्योंकि क्योंकि Z इफेक्टिव अक्रॉस पीरियड इंक्रीजेस। इतना समझ में आया? चलिए, नाउ अब यहाँ पे फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स चीजें बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं इसकी भी बात अब करेंगे, बट डी ब्लॉक में क्या ट्रेंड हमको देखने को मिलता है वो आप नोट डाउन करिए। सबसे पहले डिक्रीज करेगा, द एटॉमिक रेडियस, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इनिशियली, डिक्रीजेस इनिशियली। डी ब्लॉक एलिमेंट याद है ना, स्कूटर वन कार में फेको निकल कॉपर जिंक द एटॉमिक रेडियस, वो वीडियो भी आप जरूर देखना जिसमें मैंने आपको याद कराया था पीरियोडिक टेबल बहुत ही आसान तरीके से। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इनिशियली, इनिशियली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, देन रिमेन्स कांस्टेंट, देन रिमेन कांस्टेंट and then finally increases, constant and finally increases and finally increases। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है, उसके बाद नाउ दिस इज एक्सेप्शन। डी ब्लॉक के केस में ये हमारा एक्सेप्शन है। सबसे पहले क्या होगा, हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, उसके बाद इंक्रीज का, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा। दिस इज द केस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है इसका भी रीजन हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको वो समझ में नहीं आएगी। एक फिनोमेना होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, वो फिनोमेना थोड़ा सा इसमें लग जाता है, बाकी हम आगे इस पे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन आते हैं, क्या डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज के अंदर क्या वेरिएशन आते हैं। सो डाउन द ग्रुप अगर हम कॉमन सेंस से सोचें, सो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप एक नई शेल ऐड हो जाती है। डाउन द ग्रुप समझ रहा, पीरियड उसका चेंज हो रहा है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, पीरियड उसका चेंज हो रहा है। जैसे ही पीरियड चेंज होता है एक न्यू शेल ऐड हो जाती है। अब आप खुद सोचिए बहुत कॉमन सेंस से, दिस इज द one atom with two shells. This is nucleus. This is another atom with three shells, किसका रेडियस ज्यादा होगा? No doubt the atom with three cells have greater radius as compared to the atom which have two shells. So यही फिनोमेना हमारा डाउन द ग्रुप लगता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप एक नई शेल ऐड हो जाती है, एक नया पीरियड स्टार्ट हो जाता है, एंड नया पीरियड स्टार्ट होगा तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। कंफ्यूज इसमें मत होना, एटॉमिक साइज में एटॉमिक रेडियस में एक ही बात है। सो आप लिखिए डाउन द ग्रुप, डाउन the group atomic size increases, atomic size या फिर रेडियस, atomic size increases।
ओके, नाउ द फाइनल थिंग इज फॉर इनर्ट गैसेस। जो इनर्ट गैसेस होती हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा था जब हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या था, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा उसका रेडियस सबसे कम होना चाहिए। बट पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, बस वही अगला हमारा पॉइंट है। इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। हैव, क्यों होता है ऐसा, मैंने आपको बताया था, हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको बताया था कि जो वंडरवॉल रेडियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, एंड इनर्ट गैसेस का जो हमारा रेडियस होता है वो वंडरवॉल रेडियस ही होता है। क्लियर है, ठीक है। नाउ आप हेडिंग डालिए आयोनिक रेडियस, इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हेडिंग डालिए आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस क्या होता है, अब सबसे पहले आयोनिक रेडियस समझने से पहले हमें समझना होगा आयन क्या होता है। एंड आई डेफिनेटली नो आपको पता होगा आयन क्या होता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है या दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या दो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, तब वो आयन बन जाता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है, तो वो एक कैटायन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो एनायन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ठीक है, आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस जो होंगे सेम एटम के, वो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ये समझते हैं, ठीक है। समझिए इस बात को। सबसे पहले हमारा एक न्यूट्रल एटम है, एक हमारा न्यूट्रल एटम है, इसको मैं बनाता हूं यहाँ पे। एक हमारा न्यूट्रल एटम है जिसका नाम है एम, इसका नाम है एम, ठीक है, या फिर एम छोड़िए, आप इसका नाम ए रखिए, ए फॉर एटम। एक हमारा न्यूट्रल एटम है जिसका नाम है ए। अब इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और ये एनायन बन गया, ठीक है। अब ये एक एनायन हमारा बन गया। अब ये हो गया हमारा ए, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो हमारा ये कैटायन बन गया, सॉरी, ठीक है, ये हमारा कैटायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन को उसने छोड़ दिया तो अब हमारा ये बन गया कैटायन। पहले इस पे कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट में, पहले इस पे आउटरमोस्ट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब इस पे आउटरमोस्ट में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3, ठीक है। अब यही एटम जो हमारा न्यूट्रल एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये हमारा एनायन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया और ये हमारा एनायन बन गया, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा, अब हमारा हो गया ए नेगेटिव, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए, जब हमारा न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या, तो जो हमारा वैलेंस शेल है उस पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, जी हाँ बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो हमारा एटॉमिक साइज कम हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या शील्डिंग बढ़ेगी, बिल्कुल शील्डिंग बढ़ेगी, शील्डिंग बढ़ेगी तो फिर जो हमारा जेड इफेक्टिव होगा वो कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो जो हमारा साइज ऑफ एटम है या फिर साइज ऑफ आयन है वो बढ़ जाएगा। तो हमने इससे ये समझ लिया
कि जो हमारा कैटायन होता है वो उसका साइज कम होता है, एनायन होता है उसका साइज ज्यादा होता है। एक न्यूट्रल एटम से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैटायन उससे छोटा होगा, एनायन उससे बड़ा होगा। तो इसका साइज अगर हम लिखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा हमारा एनायन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एटम होगा न्यूट्रल, उसके बाद हमारा कैटायन होगा। सो दिस इज द वेरिएशन फॉर आयोनिक रेडियस, ठीक है। दिस इज द वेरिएशन फॉर आयोनिक रेडियस। इस पे क्वेश्चन आ जाया करता है। क्या क्वेश्चन आ जाएगा? एक सोडियम का सॉरी एक सोडियम का न्यूट्रल एटम दे देगा, एक सोडियम का कैटायन दे देगा, बताओ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाया करते हैं हमारे मेन एग्जाम के अंदर, जी एडवांस के अंदर, जी मेंस के अंदर। नाउ अब हम इसमें कुछ एक्सेप्शन देखेंगे, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन मैंने आपको बता ही दिया था एटॉमिक साइज के अंदर, ठीक है। एक एक्सेप्शन मैंने आपको एटॉमिक साइज के अंदर बता ही दिया था। वो क्या एक्सेप्शन था? जो हमारा इनर्ट गैसेस होती हैं उनका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है, बट एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड तो ये था कि भाई लास्ट में है पीरियड के, छोटा होना चाहिए, बट उनका हमारा एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है। दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शन। व्हाट? नोबल गैस हैव लार्जेस्ट इन साइज। novel novel gas have largest in size, have largest in size। सेकंड क्या है? फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स we are not observing regular trends। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स we are not observing we are not observing regular trends। एंड ये समझ में आ गया ना? फॉर ट्रांजिशनल एलिमेंट वी आर नॉट ऑब्जर्विंग रेगुलर ट्रेंड। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, उसके बाद रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर दोबारा इंक्रीज करेगा। तो ये देखने को मिलता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें डिफरेंस तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, सेम होते हैं दोनों ये, क्योंकि मैंने इनिशियल वीडियो में अपने बता रखा है आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। लास्ट हमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो पीरियड में ना देख के वो हमें एक ग्रुप में वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तक हम क्या है, ये भी पीरियड का एक्सेप्शन था, ठीक है, ये भी पीरियड का एक्सेप्शन है, बट अब हमें एक ग्रुप में एक्सेप्शन देखने को मिलता है और वो है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो बोरॉन फैमिली क्या होती है? मैंने आपको बताया था, याद करना, बैगन आलू गाजर इन थैला। व्हाट? बैगन फॉर बोरॉन, आलू गाजर इन थैला। क्लियर है? अब ये हमारा, इसका हमारा जो एटॉमिक साइज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था, क्योंकि डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करता है। दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड, बट होता क्या है? होता इससे अलग है थोड़ा सा। सबसे पहले बोरॉन आएगा, सबसे छोटा इसका होता है, उसके बाद गैलियम, ठीक है, उसके बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम, एंड जो इंडियम और थैलियम का होता है वो लगभग लगभग इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज, ये हमारा एक्सपेक्टेड था, बट प्रैक्टिकली रियली हमारा ये होता है, ये हमारा रियल होता है। सो आप इसको ध्यान कर लेना,
ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, सबसे छोटा बोरॉन का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद गैलियम का, उसके बाद इंडियम का, उसके बाद टीएल का। बट होता क्या है, बी बैगन, फिर गाजर, फिर आलू, फिर इन, फिर थैला। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको आप नोट डाउन करिए। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा वंडरवॉल रेडियस क्या होता है। वंडरवॉल रेडियस के बाद हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरी करता है। उसके बाद हमने आयोनिक रेडियस देखा, आयोनिक रेडियस क्या होता है। उसके बाद हमने एक्सेप्शन देखे, किस तरीके से क्या क्या एक्सेप्शन है एटॉमिक साइज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, नॉर्मल डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड अगेन मैं आपसे वही 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। तो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनसीईआरटी को प्लीज रीड करते चलना। एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही हो तो कोई रेफरेंस बुक को रीड करते चलना, क्योंकि रीड करना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग की हैबिट आपको जरूर होनी चाहिए। सो गाइस, होप होप फॉर योर बेस्ट। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।